नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश की नई सरकार के लिए चुनाव तो 3 साल बाद होंगे, लेकिन चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाने लगी है। आपको बता दें कि लगातार चुनाव में रणनीति तैयार हो रही है और इस सिलसिले में कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है, उन्होंने एक विपक्षी दल की और उनके नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होने की अपील की गई। बैठक में यह तय हुआ कि सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। बैठक में टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, एनसीआरजेडी और एआईडब्ल्यूएफ आदि इन नेताओं ने हिस्सा लिया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई, जबकि आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी वर्चुअल बैठक में नहीं पहुंची। बैठक में सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है और ये पहली बार है कि जब सोनिया गांधी ने बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई में विपक्ष को एकजुट होकर 2024 को लक्ष्य बनाने की अपील की है। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्र हित के लिए न सिर्फ संसद में बल्कि संसद के बाहर भी एकजुट हों। संसद में विपक्ष की एकजुटता का प्रमाण देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को विपक्ष की एकता की वजह से ओबीसी बिल में संशोधन करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से मॉनसून सत्र भी नहीं चल पाया। तो बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यूनिटी आगे पार्लियामेंट सेशन में भी नजर आएगी, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है 2024 की सियासी लड़ाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों को एक साथ रणनीति बनाने की अपील की। सोनिया गांधी ने कहा कि हम सबने अपने मतभेद अपने आपसी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में हमें एक साथ आना होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी ने कहा कि इस मसले पर कांग्रेस पार्टी के प्रयासों में कोई भी कमी नहीं मिलेगी और माना यह जा रहा है कि बैठक के जरिए विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई है। विपक्षी दल के नेता जो कि इस बैठक में शामिल हुए हैं, उनमें तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकुर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल थे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक में बीएसपी को भी शामिल होने का न्योता भेजा गया था, लेकिन पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी और कपिल सिब्बल भी ऐसी कुछ बैठकें कर चुके हैं, जिसमें कई शीर्ष विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया था। तो दिल्ली में मोदी वर्सेस ऑल की तैयारी शुरू हो रही है। मोदी के सोनिया गांधी के घर ये विपक्ष की बैठक हुई है, जिसमें मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन मेहमानों के साथ हम इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ नवीन मिश्रा जी बीजेपी से, सोफिया खान टीएमसी से, राम पांडे जी कांग्रेस से और राजीव उपाध्याय जी बीएसपी से हमारे साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पांडे जी, कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है, बैठकें कर रही है, पूरे विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अंदर की स्थिति क्या सही है? कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को पहले संभाले, फिर विपक्षी दलों को एकजुट करे तो शायद बेहतर होता। नहीं जा रहे हैं। ये क्या मुकुल राय कांग्रेस में थे क्या? सतवंत सिन्हा कांग्रेस में थे क्या? कीर्ति आजाद कांग्रेस में थे? यशवंत सिन्हा कांग्रेस में थे क्या? नाना पटोले कांग्रेस में थे क्या? जो बीजेपी के छोड़कर जा रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी के जो लाखों नेता और कार्यकर्ता आड़वाणी बना दिए गए, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। बात इस पर होना चाहिए कि देश गड्ढे में जा रहा है, उस गड्ढे से देश को बाहर कैसे निकाला जाए। लोग महंगाई से मर रहे हैं तो उनको कैसे जिंदा किया जाए। संसद चलने नहीं दे रही है, संसद में सांसदों की बाहर के लोगों को बुलाकर ठुकाई की जा रही है, तो संसद कैसे चले और सांसद संसद में कैसे सुरक्षित रहे। पेगासस पे कैसे बात हो, सबकी जासूसी हो रही है। पेगासस के माध्यम से कर्नाटक की सरकार गिरा दी गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी गई, तो पेगासस क्यों नहीं जांच हो रही है? तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है अब तो कि हाँ पेगासस पर जांच होनी चाहिए। तो संसद में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री की चौखट पर 600 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और उनको संसद में प्रधानमंत्री और सरकार ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी, संवेदना तक व्यक्त नहीं की। और बोल दिया हमें नहीं पता, और यहाँ तक बोल दिया कि ऑक्सीजन की कमी से भी देश में कोई नहीं मरा। तो क्या कांग्रेस, दूसरे विपक्षी दल जो पूरी
पूरा हिंदुस्तान परेशान है। जितने भी विपक्षी दल है कांग्रेस सहित, वो भारत की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। मोदी सरकार को वोट कितने लोगों ने दिया? 33% है। बाकी जो 63% है वो विपक्ष उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या जनता की आवाज ही उठाएं, जनता को मरने दें? आज बताओ कौन सा वर्ग हड़ताल नहीं कर रहा है? चाहे छात्र हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, किसान हो, पूरे देश में हड़तालें चल रही हैं। क्या किसी की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? और ये देश में अभी तालिबानी शासन अभी आया नहीं है, वो बात अलग है कि कोशिश की जा रही है। तो अभी हमारे मौलिक अधिकार अभी थोड़ा बहुत जिंदा है, तो अभी हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी बात करने और मिलने पर प्रतिबंध नहीं है। तो सारी पार्टियों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? हर आदमी को गरीब बना दिया। कहां जा रही है जीडीपी? जब अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी तो क्या देश को आप सोमालिया बनाना चाहते हैं, इथोपिया बनाना चाहते हैं? कहां देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था था मनमोहन सिंह के टाइम पर, और कहां बिल्कुल रसातल में जा रहा है। लोग गरीब और गरीब होता जा रहा है। कोरोना काल में मध्यम वर्गीय गरीब हो गया, गरीब और गरीब हो गया। और लेकिन देश के जो उद्योगपति हैं उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई? किसी की 1 लाख करोड़ बढ़ गई, किसी की 1.5 लाख करोड़ बढ़ गई। बहाना करते हैं कि कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था में दिक्कत आ रही है। तो फिर ये अंबानी और अडानी की संपत्ति कैसे बढ़ गई? 1.5 लाख करोड़, 2-2 लाख करोड़ रुपए। हर तरह से जनता परेशान है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, आंदोलन करती है तो डंडे खाती है। राजीव जी, हम उनकी भी बात ना उठाएं? आपको भी न्योता दिया गया था, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी न्योता दिया गया था, आप लोग क्यों शामिल नहीं हुए? जी, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजीव जी से कह रहा हूं। जी जी, देखिए दिनेश जी, निश्चित तौर पे अभी हमारे जो मित्र कह रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे। कांग्रेस पार्टी एक प्रयास कर रही है। प्रवक्ता हैं अभी भी? जी जी, प्रवक्ता हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रवक्ता हैं। और दिनेश जी देखिए, बुलावा तो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पे ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी आज स्थिति ऐसी जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा दिनेश जी कि 2014 से पहले ये जो हमारे मित्र बोल रहे थे, इनके पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हुआ करती थी। और 2014 से पहले जो स्थिति बनी थी भारतवर्ष की, वो स्थिति से भी बदतर स्थिति आज बनी है। लेकिन वह स्थिति जो थी उस समय, चाहे दिनेश जी चिल्ला रहे हो, चाहे हम चिल्ला रहे हो, चाहे ये भारत की पब्लिक चिल्ला रही हो, ये कांग्रेस पार्टी किसी की सुन नहीं रही है। भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त है? कांग्रेस पार्टी महंगाई पे नहीं सुन रही है, लेकिन कांग्रेस के हमारे किसी भी नेता के कान में जू नहीं रहेगा। परिणाम क्या हुआ दिनेश जी? परिणाम आज आपके सामने है कि एक पार्टी को हटाने के लिए जनता ने वोट दिया, लेकिन जनता ने ये नहीं सोचा कि दूसरी पार्टी जो आ रही है वो कांग्रेस पार्टी से भी बड़ी छलावा और बड़ी दूसरी परिस्थितियों में ला करके हमको खड़ा कर देगी। आज दिनेश जी स्थिति ये बन गई, भारतीय जनता पार्टी को जितने अपने कार्य के लिए या अपने मन के लिए या जितनी पार्टी के लिए वोट नहीं मिला होगा, उससे ज्यादा वोट वो कांग्रेस पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट मिला था। 2014 की बात कर रहे हैं। उसके बाद से तो भारत के अंदर न तो आप बोल सकते हैं, न तो आप अपनी मांग रख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी कहा तो आपको भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी टीम लगा करके हमारे प्रवक्ता मित्र जितने हैं, और आपको देशद्रोही, आपको फलाने भक्त नहीं है, आप ये नहीं है, आप वो नहीं, आपको किसी तरह से ये साबित करने का प्रयास किया जाएगा कि आप राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त हैं, इसलिए आप ये आवाज उठा रहे हैं। जबकि आज स्थिति ये हो गई है पूरे भारत के अंदर, कोरोना काल को तो छोड़ दीजिए, 2014 से नौकरियां निरंतर घट रही है, 2014 से आय प्रति व्यक्ति आय घट रही है, अर्थव्यवस्था तो कुएं के अंदर जाकर के -23% जो सर, आप भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी बीजेपी का विरोध कर रही है, तो आप उसमें शामिल क्यों नहीं हो? मैं स्थिति पे आ रहा हूं कि आज स्थिति क्या है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। मनरेगा को मोदी जी ने कहा कि मैं इसको गड्ढा खोद करके और ढोल पीट करके गाते रहूंगा,
आज उस मनरेगा में आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप काम नहीं करवा रहे हैं प्रधानों के द्वारा या बीडीसी जो भी ब्लॉक स्तर पे काम होते थे, वहां मजदूर बेरोजगार हो गया है। शहरों में जो मध्यम वर्गीय था उसकी स्थिति इतनी दयनीय है दिनेश जी, आपको बतावें कि शहर का मध्यम वर्गीय तो गांव से भी बदतर स्थिति में आ गया है। उसका कारण है कि ग्रामीण अंचल में तो आदमी कुछ कृषि पे डिपेंड है, लेकिन शहरी अंचल में टोटली आप जो है व्यवसाय पे और उद्योगपतियों की स्थिति ये बनी हुई है कि भारत में गिने चुने उद्योगपति ऐसे रह गए हैं जो इनके कृपा पात्र हैं। जो इनके कृपा पात्र उद्योगपति हैं वो तो फले फूले जा रहे हैं, लेकिन अन्य उद्योगपतियों की स्थिति इतनी नाजुक इस सरकार ने कर दी जिसके कारण बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर। सरकारी नौकरियां तो देने की दूर रही, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते थे उनकी नौकरियां जाने से आज शहरी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। सोफिया जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सोफिया जी, ममता बनर्जी पहले दिल्ली आई, उन्होंने भी सभी विपक्षी दलों से मुलाकात की। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी जिस तैयारी के साथ आई थी, जिस मकसद के साथ आई थी, अब वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होना तो ये जरूरी है ही। हम जानते हैं कि अभी तो देश जिस परिस्थिति से जूझ रहा है, जिस तरह से भाजपा नाकाम हुई है अपने उद्देश्यों में, 2014 के बाद से जो भी उन्होंने जुमले किए, कई ऐसे वादे किए, और कोरोना में आने के बाद जितना ज्यादा देश की जो दुविधा हुई है, किसानों की कह लीजिए या छात्रों की कह लीजिए, महिलाओं की कह लीजिए, रेप केसेस बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इन सारी चीजों के बावजूद भी ये जो पार्टी है, भाजपा की पार्टी है, इसके लिए विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है। और ममता बनर्जी ने एक पहल की, वो दिल्ली भी गई, दिल्ली में जाकर भी उन्होंने न्योता दिया, लोगों को जोड़ने की चेष्टा की, और मुझे लगता है ये अच्छी बात भी का एकजुट होना या विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके, सरकार को अच्छे से काम करने के लिए एक चुनौती दिया जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए, और मुझे लगता है हर किसी को, हर एक दल को सामने आके कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये तो देश के हित की बात की जा रही है, देश के लोगों के लिए बात की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में किसी को भी बैकफुट होना चाहिए, किसी को भी पीछे हटना चाहिए। कम से कम आगे आकर लोगों को अपने अपने सुझाव देने चाहिए कि किस तरह से देश को सही दिशा में ले जाया। चलिए नवीन जी, विपक्ष की घेराबंदी हो रही है मोदी सरकार को घेरने के लिए। जी पूरा देश देख रहा है और सब भारत के 130 करोड़ जनता देख रही है। देखिए, ये विपक्ष के 19 पार्टियों की आज बैठक थी सोनिया जी के नेतृत्व में। देखिए, ये बैठक नहीं था, ये चाय पानी नाश्ता करने का इनका प्रोग्राम रहता है। और पिछले 2 महीने से देखने को मिल रहा है कि चाय कहीं नाश्ता, कभी राहुल जी चाय पे बुला रहे हैं, कभी ममता जी बुला रही है, कभी कमलनाथ जी बुला रहे हैं। ये सब एक चाय नाश्ता का इनका कार्यक्रम रहता है। देखिए, आज की मीटिंग थी टीएमसी के ममता बनर्जी जी, अभिषेक बनर्जी जी को कैसे बचाएं, कांग्रेस की सोनिया जी राहुल जी को कैसे बचाएं, आरजेडी के लालू जी तेजस्वी और तेज प्रताप को कैसे बचाएं, एनसीपी के शरद पवार जी जो है वो सुप्रिया जी को कैसे बचाएं, मुलायम सिंह अखिलेश जी को कैसे बचाएं, जेएमएम के शिबू सोरेन जी अपने पुत्र और मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी को कैसे बचाएं। ये पुत्र और ये वंशवाद की आज एक मीटिंग थी और ये देश ने देख लिया है। देखिए, बिल्कुल ऑपोजिशन देश की खूबसूरती होती है भारत लोकतंत्र के अंदर में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपोजिशन से हरदम सब सम्मान किया है। आपने देखा होगा कि आज किस ढंग से दूध से मक्खी की तरह आज केजरीवाल जी की पार्टी आपको फेंक दिया इन लोगों ने, ऑपोजिशन के लोगों ने। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का बहिष्कार, आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की मायावती बहन का बहिष्कार। ये सब इनकी एक रणनीति पे ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी सबसे बड़ी बात है दिनेश अवस्थी जी, ये पहले ये तो घोषणा करें कि प्रधानमंत्री कौन होगा इनके। 2024 के चुनाव से पहले बड़ी अच्छी मौका था इनको घोषणा करना चाहिए कि राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे। इनके 19 फ्रंट के जो लोग हैं इसमें नेता कौन होगा, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी और मायावती बहन जी को जिस ढंग से इन लोगों ने फेंका है, ये ऑपोजिशन की एकता पे पश्चिम में लगता है। और अभी सूफिया जी बोल रही थी तृणमूल की प्रवक्ता के रूप में, शर्म आनी चाहिए तृणमूल कांग्रेस में एक महिला मुख्यमंत्री, और हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज्यादा बलात्कार का जो मामला कहीं बढ़ा है तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां बलात्कार करके महिलाओं की हत्या, अपोजिशन के रिजल्ट निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या, आगजनी, और ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के द्वारा मुख्यमंत्री के ऊपर 5 लाख का फाइन, और कल
कल लोकतंत्र की इतनी बड़ी पश्चिम बंगाल में जीत हुई है, जज अपोजिशन की 19 पार्टी की मीटिंग में ममता बनर्जी मजबूर होकर के आज उस मीटिंग में शामिल हुई है। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी की गठन और सीबीआई के हाथों में हत्या बलात्कार का केस दिया है। 6 हफ्ते में इनको रिपोर्ट करनी है। तो ममता बनर्जी जी जैसे नेताओं के कथनी और करने में कितना फर्क है। देखिए, शरद पवार जी के इतिहास को सब जानता है, सोनिया जी के पुत्र मोह के बारे में सबको पता है। ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां वंशवाद की सूचक है, अपने जनरेशन, आने वाले जनरेशन को कैसे बचाया जाए, कैसे ये मजबूत करें, इस पहलू पे ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए राम पांडे जी, एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जब सभी दलों को बुला रहे हैं, दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को क्यों न्योता नहीं दिया गया? दे देंगे, हो सकता है दिया हो, किसी कारण से ना आ पाए हो। पहले भी आपने कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आई, तो फिर आ गई थी, फिर नहीं आई। कभी का तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं आई, कभी आ गई। तो हर पार्टी के बारे में हमेशा यही बोला गया है जब कांग्रेस ने मीटिंग की है कि वो क्यों नहीं आई। इस बात पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि 19 पार्टियां आई, 23 पार्टियां आई, जो आ रही हैं उनका आप नाम बताइए ना। जो 1 या 2 छूट रही है उन पर क्यों हम बहस करते हैं? जो आ गई है उनका स्वागत करना चाहिए ना, कि हम सबको साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं। अब बात आती है कथनी और करनी की। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कथनी और करनी की बात कही थी, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कथनी और करनी एक जैसी होना चाहिए। जब हमने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो करना चाहिए ना। तो कथनी और करनी में अंतर कौन कर रहा है? जब बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो देना चाहिए था। जब बोला था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तो चलाना चाहिए था ना। जब बोला था कि 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, तो बनाना चाहिए था ना। और जब बोला था कि नहीं कर पाऊं तो मुझे भगा देना, झोला उठाकर चला जाऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाए, झोला उठाकर जाना चाहिए था। आपने बोला था ना कि 30-35 रुपए का हम पेट्रोल और डीजल देंगे, 112 और 100 रुपए का मिल रहा है। तो कथनी और करनी में कौन अंतर कर रहा है? किसने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार? कितनी महंगाई कम हुई है? कौन अंतर कर रहा है? जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रधानमंत्री पद की गर्मा गिरती है। अब गर्मा नहीं गिर रही है। अच्छे दिन, कौन से अच्छे दिन है? महंगाई से लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी में लोग जी रहे हैं, ये अच्छे दिन है। तो कथनी और करनी, कुछ शब्द बोलने के पहले ये तो सोचो कि आसमान में थूक रहे हो तो वो थूक आपके ऊपर गिर रहा है। कितने आपने, चलिए ये तो हो गई चुनावी बातें। उसके बाद मेक इन इंडिया फेल, मेड इन इंडिया फेल, डिजिटल इंडिया फेल, आत्मनिर्भर इंडिया फेल, पता नहीं कितने इंडिया इन्होंने बना दिए, सबके सब फेल। फिर क्या बोला था कि हम पूरी दुनिया के अब विश्व गुरु बन गए हैं, हमने 60 देशों की यात्रा कर ली है। आज अफगानिस्तान के मामले पर सारे देश एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन भारत को कोई नहीं पूछ रहा, भारत से कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहा है। रूस, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश सब बात कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, सपोर्ट किया जाए, विरोध किया जाए। लेकिन ये कहां तो कहते थे हम विश्व के नेता है, कहां विश्व के गुरु है। एक तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन के आगे इनकी जबान छिल गई है, उसका नाम लेने में भी इनको डर लग रहा है। चीन हमारी जमीन जवाब दबा लेता है, चीन का नाम लेने में इनको डर लगता है। तो कथनी और करनी में अंतर कौन कर रहा है? एक के बदले 10 सिर लाएंगे। कितने सिर लेकर आया? कितने आपने जनता को दिखाए? हमारी सरकार थी, हमने बोला भी नहीं, फिर भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हमारी सरकार थी, हमने बोला नहीं, फिर भी गोवा और सिक्किम को हिंदुस्तान में मिलाया। हमारी सरकार थी, हमने बोला नहीं, फिर भी कंप्यूटराइजेशन किया, टेलीकम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया, आधुनिक भारत का निर्माण किया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 के आसपास एवरेज जीडीपी रही, जो कभी 70 सालों में मैक्सिमम जो जीडीपी थी, आर्थिक स्थिति जो मैक्सिमम जो सुधरी, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सुधरी। और इन्होंने क्या आरोप लगाया? 2G। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 2G के बारे में? कौन बेवकूफ है जिसने 2G का मामला उठाया, उसका हवा में बना दिया। हमारी सरकार पर जब भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, झूठे मनगढ़ंत बेसिर पैर के, जो आरएसएस मानसिकता के अधिकारी जो बैठे रहते हैं, उनसे ये आरोप लगवा देते हैं। चलिए नवीन जी, कभी सांसद बना देते हैं, कभी मंत्री बना देते हैं। नवीन जी,
नवीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नवीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है नवीन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और दोबारा से जुड़ेंगे। सोफिया जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सोफिया जी, आप किस तरह से देख रही हैं अब आगे की स्थिति? क्योंकि एक दौर शुरू हुआ और ये दौर शुरू करने का श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो स्वाभाविक तौर पर ममता बनर्जी को, क्योंकि उन्होंने ये प्रयास किया कि सब एकजुट हों और वो खुले मंच से इस बात को कहती रही हैं। उन्होंने कभी भी ये चोरी छुपे इस चीज़ को नहीं किया। उन्होंने खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से ये कहा है कि सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। लेकिन अब आगे की स्थिति क्या बनेगी? और जैसा कि साफ तौर पर नवीन जी ने भी अभी आपसे कहा था कि नेता कौन हो सकता है, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी जब इतने दल एक साथ होंगे, सभी अच्छे बड़े बड़े चेहरे रहेंगे, प्रमुख कौन हो सकता है या कौन इसकी दावेदारी रखता है? मानसून सत्रों में जिस तरह से विपक्ष ने अपना रोल अदा किया, जिस तरह से वो एकजुट होकर जो है हर मामलों में लड़े, हम अभी देख पा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पेगासस का मामला हो या जो कोई भी मामला हो जो देश के हित में जाता हो, तो विपक्ष एकजुट थी। इसीलिए जो है आज सरकार की जो है हवा छूट गई। तो इसी तरह से विपक्ष अगर आज एक साथ हो जाए, विपक्ष अगर सामने आ जाए, तो जैसा कि मेरे काबिल मित्र भाजपा के जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं, उन्होंने जैसा कहा, उनकी घबराहट जो है वो देखते बनती है कि वो लोग आज घबरा गए हैं कि किस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो दूसरी बार सत्ते पर आई, विपक्ष को कमजोर बयान करके, विपक्ष को किसी तरह से दलील करके, राहुल गांधी को पप्पू बनाकर, कहीं ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कर इंसल्ट करके, ये किसी भी तरह से इन्होंने विपक्ष को जो है हमेशा ही हीन ताका है, लोगों की नजर में अपमानित करने की चेष्टा की है। और आज विपक्ष अगर एक साथ होती है तो इनकी कहीं ना कहीं हवा उड़ रही है, इनको कहीं ना कहीं घबराहट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये अपने मुद्दों पर फेल हो चुके हैं। ये लोग हर एक मुद्दे पे, जो जिस मुद्दे को इन्होंने वादा करके ये जब आए थे सत्ते पर, वो विकास का मुद्दा है, जैसा अभी मेरे काबिल मित्र ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ये सब कुछ फेल हो चुका है। यहाँ तक कि इंडिया को आप गरीबी तो छोड़ दीजिए, गरीबी की रेखा से नीचे ये ले जा चुके हैं। जीडीपी जो है -23 पर आकर रुक चुका है। ये तब चिल्लाते थे जब मनमोहन सरकार की जीडीपी जो है 10 थी, तब ये लोग चूड़ियां फेंकते थे। जब पेट्रोल डीजल जो है, जब गैस सिलेंडर का दाम 400 था, तब ये लोग चूड़ियां फेंकते थे। आज मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा है, कि आज जब आसमान छू रहा है, हैट्रिक हो चुका है, 100 से पार हो चुका है पेट्रोल डीजल, और इसका सीधा सीधा जो है महंगाई के ऊपर असर पड़ चुका है, आम जनता जो है रास्ते पर आ चुकी है, आम जनता जो है बिल्कुल व्याकुल हो चुकी है, तब ये कहाँ है? इनके वो वादे, वो जुमले, वो 15 लाख रुपए तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो सपने में था। इन्होंने जो नोटबंदी की, इन्होंने जो जीएसटी लागू किया, इन्होंने जो इतना ज्यादा आम जनता को परेशान किया, तो कहीं ना कहीं उसका तो दिखना चाहिए ना। आम जनता को दिखना चाहिए कि आप अगर देश में टैक्स लेकर आ रहे हैं, आप देश में अगर रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल के ऊपर दाम अगर बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि आम जनता को किस तरीके से ये लोग लाभ पहुंचा रहे हैं, सामने आकर ये लोग बता दें। और आज अगर विपक्ष देश के लिए, देश के हित में अगर बात करती है, हम भूल जाएं कि कौन विपक्ष नहीं आया। एक दो दल अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है उनकी अपनी कुछ समस्याएं होंगी, हो सकता है उनके कुछ इंटरनल मैटर्स होंगे, लेकिन मुझे आशा है कि वो भी कल को जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे, वो जरूर विपक्षी दल के साथ एक साथ होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लोग जो है समझ चुके हैं कि भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष को एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें ये देखना होगा कि कितने सारे विपक्ष जो है आज एक साथ हैं, और लीडर कौन बनेगा ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि किस तरह से देश को भाजपा मुक्त किया जाए, ये आज के दिन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही जो है आज का लोकतांत्रिक देश का यही आज मांग है। चलिए राजीव जी, सोनिया गांधी ने एक बात और कही कि सदन के अंदर हम सब लोग जिस तरह से विपक्ष एकजुट है, वही एकजुटता उन्हें सदन के बाहर भी चाहिए। तो क्या सदन के बाहर क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या उसमें योगदान रहेगा, क्या एक्शन रहेगा, विपक्ष को किस प्रकार से, जो बड़ा विपक्ष बनेगा उसको किस प्रकार से साध कर चलेगी बहुजन समाज पार्टी? दिनेश जी, बहुजन समाज पार्टी कहीं अलग नहीं है, उसकी भी सोच वही है जो विपक्ष के हमारे अन्य दल के नेता हैं। कारण क्या है कि देखिए, सबसे अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, प्रवक्ता हों या कार्यकर्ता हों,
सत्ता उनके सर पे हावी है। अच्छा, आपको याद होगा 84 में 404 सीटें एमपी की थी कांग्रेस के पास हमारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इसी सत्ता को अपने सर पे लाई तो 1989 में कांग्रेस पार्टी की बुरी हाल हो गई थी। वो हाल जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जो सत्ता है या राज्यों में सत्ता मिल रहा है उसका किस तरह से दुरुपयोग करना चाहिए इनके नेता से लेकर कार्यकर्ता तक कर रहे हैं, और उसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। हमारे मित्र अभी कह रहे थे, मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता मित्र हैं, वो कह रहे थे कि वंशवाद जो है हर दल में है, हमारे दल में नहीं है। इनके दल में तो जो बैट बॉल का विकेट पकड़ने नहीं आता है, जिनको गुल्ली डंडा नहीं खेलने आता था, वो भी भारत के बड़े बड़े क्रिकेटरों का सचिव बन जाता है। मिश्रा जी, ये ऐसा आपके दल में अगर मैं गिनाऊं तो अंगुलियों पे हर राज्य में आपके हर एमपी का, हर मुख्यमंत्री का, और उत्तर प्रदेश में तो आप ये मान लीजिए कि जो अभी रिसेंटली चुनाव हुआ जिला पंचायत अध्यक्षों का और ब्लॉक प्रमुखों का, तो यहाँ तक कि आपको हर मंत्री और हर सांसद, हर विधायक के या तो आपके पत्नी लड़ी उनकी, या तो उनके भतीजा लड़े, या तो उनके बेटा लड़े। इस तरह का वंशवाद आपके दल के अंदर जमीन स्तर से भरा हुआ है, और आप वंशवाद की बात करते हैं कि हमारे दल में वंशवाद नहीं है। अब जिनके वंश नहीं है उनके वंश कहाँ से लाएंगे आप? समस्या तो यह भी है ना, कुछ लोग आपके दल में ऐसे भी हैं जो हम पत्नी को छोड़े तो हमको आप भी गाली दोगे मिश्रा जी, और पांडे जी भी गाली देंगे, लेकिन बड़े बड़े नेता लोग छोड़ देते हैं, उनको कोई नहीं पूछने जाता है। मायावती बहन से पूछना होगा ये चीज। वही चीज कह रहे हैं कि जिनके वंश नहीं है वो वंशवाद की क्या परिभाषा जाने। तो वो चीजें हैं आपके दल में, दल में एकदम घर घर में वंशवाद है। नहीं, बहन जी ने तो डिप्रेशन दिया कि बहन जी ने तो कार्यकर्ताओं को अपना वंश मान लिया, और हर कार्यकर्ताओं को वंश मान करके उत्तर प्रदेश में अपना कार्यकर्ताओं के साथ चल रही हैं। और आप लोग तो अब नाम न गिनवाइए, नहीं तो मैं तो राजस्थान से लेकर के और यूपी तक आऊंगा तो कम से कम 200 आपके नेताओं का नाम गिन दूंगा अंगुलियों पे, जिनके पुत्र वधु या तो मंत्री या जिला पंचायत सदस्य। तो वंशवाद पे अगर हम चर्चा न करें, ये स्वाभाविक चीज है कि मिश्रा जी कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर की तरफ अग्रेसिव होता है, नेता का लड़का नेता की तरफ। इस विषय पे आप ज्यादा चर्चा करते हैं, आप लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। दूसरी चीज, अगर आज मीटिंग में आप लोगों को बुलाया नहीं गया था, आप लोगों ने दूरी बढ़ाई है। नहीं, हम लोग देखिए दूरी कतई नहीं बढ़ाएंगे। किसी बड़ी लड़ाई में अगर कहीं साथ देना पड़े तो निश्चित तौर पे साथ खड़े रहेंगे, वो चाहे कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में हो, टीएमसी की अगुवाई में हो, बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में हो, किसी एक को नेता मान करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। दिक्कत क्या है, जनता के लिए हमको आगे बढ़ना है, और हमको अपनी कुछ मजबूरियों को, कुछ चाहतों को दबाएंगे, तब जाकर के हमको समझौता करना है, और निश्चित तौर पे जनता के लिए जहां जरूरत होगी वो चीज करने में नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश में 1900 पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो मायावती जी को करना चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव का काम नहीं है। मिश्रा जी, हम पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, आपको मालूम है। उसके चुनाव के परिणाम खट्टे मीठे होते रहते हैं, ये तो राजनीति है। और आने वाले आपको मालूम होगा, समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में होती बहन जी का हाथ क्या होता है आपको मालूम होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अच्छी जानकारी है तो आपको मालूम होगा कि अगर वही लालजी टंडन नहीं होते तो बहन जी की आज क्या इतिहास होता है आप समझ सकते हैं। नहीं, देखिए मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी का क्या इतिहास होता है या क्या भविष्य होगा, ये तो बहुजन समाज पार्टी तय करती है। किसी एक व्यक्ति विशेष को उसकी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जो आप लोगों का एक अपना वातावरण रहा है उसका अनुभव बता रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि देश की अपोजिशन मजबूत हो, देश की अपोजिशन एकदम पॉजिटिव रूप में चले। जिस ढंग से इस बार लोकसभा और राज्यसभा में देश की अपोजिशन ने अपनी फजीहत करवाई है, वो फजीहत नहीं करवाए। इस बार जिस ढंग से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की कांग्रेस के लीडरशिप में, उस ढंग से बदनाम न करे देश में अपोजिशन। मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या बन गई है? जो स्थिति 2014 में मैं आते आते बोला था कि 2014 में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति थी
वही आज स्थिति आप लोगों की बनी हुई है। आप भी किसी की तुलना नहीं चाहते। विपक्ष आप सत्ता में इतने सत्ते में 18-19 में भी यही बोल रही थी। आप लोग सत्ता के अंदर इतना सत्ते को हावी बना दिए हैं अपने ऊपर। हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आपके दल को हम हराने जा रहे हैं। ये भी बता रहे हैं हम। आपकी स्थिति बहुत उत्तर प्रदेश में आज की डेट में खराब है। आप लोग इस स्थिति को ठीक करने के लिए मंत्री बदल लीजिए, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल लीजिए, चाहे जितने यात्रा निकाल लीजिए। आपकी स्थिति जनता ने पूरा कर दिया है और जनता आज घर में बैठ करके ये स्थिति कर रही है कि आप किस तरह से जनता का वोट लेकर के उसका दुरुपयोग किए। अभी हमारे पांडे सरकार रहते हैं कि आप की सरकार थी जो कहती थी कि कहा गई महंगाई के मार अगली बार मोदी सरकार, वो मोदी सरकार कहाँ चली गई जो 300 में सिलेंडर कह रही थी, 30 रुपए में पेट्रोल, 40 रुपए में डीजल कह रही थी। भाई आज आपको ये पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट से डीजल और पेट्रोल के रेट में होते हैं। क्या इतने अनजान थे आपके नेता और आपको? उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस को भी 2-4 सीट दीजिए। नहीं, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले 25 सालों से इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है। निश्चित तौर पे एक चुनाव पिछले 25 सालों में आप जीते हो 2017 का विधानसभा स्तर का, और उसी में आपकी इतनी बौखलाहट आ गई कि आपने जितने क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस आपका संकल्प पत्र फेल हो गया, आपका संकल्प पत्र फेल हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर 70 लाख नौकरियां कहाँ चली गई? उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई? उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ चले गए? ये बड़े भाई राम पांडे जी, राम पांडे जी, लोगों ने वादा किया, राम पांडे जी, नहीं किया। सोनिया गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता राजीव जी, सोनिया गांधी ने कहा कि जो ओबीसी का मसला था वो एक पूरे विपक्ष ने उसका एक साथ उसको उठाया था उस मुद्दे को, तब जाकर के वो बिल पास हुआ, उसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश की। राम पांडे जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, राजीव जी आप थोड़ा सा राम पांडे जी सुन लीजिए। लेकिन ऐसा कौन सा दल हो सकता था जो उसका विरोध करता, क्योंकि वो विषय ही ऐसा था कि उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। जब खुद सत्ता पक्ष उस बिल को लेकर आ रही है तो इस तरह की का श्रेय लेने की बात क्यों कही? श्रेय तब लिया जाता जब कोई ऐसा मुद्दा आप उठाते और इस पर सरकार मजबूरन कोई काम कर पाती। आप किसानों के मुद्दे पर फेल रहे, महंगाई के मुद्दे पर फेल रहे, इन चीजों पर आप सरकार को नहीं झुका पाए। तो क्या लठ लेके जाते, वहां बंदूक लेकर जाते क्या? भाई लोकतंत्र है, उसमें संसद में बंदूक की आजादी नहीं है। बात से ये आप बात कर सकते हो। सत्ता पक्ष थी वो ठीक है, बाउंसर को लेकर आई, सांसदों की ठुकाई करवाई। भाई हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। अब वो लठ से बंदूक के दम पर, सेना के दम पर, पुलिस के दम पर, गुंडों के दम पर किसी आंदोलन को फेल कर रहे हैं। आज किसान 9 महीने से बैठे हुए हैं वहां, किसानों को फेल कर दिया, उनको देशद्रोही बता दिया, उनको आतंकवादी बता दिया, उनको मवाली गुंडे बता दिया। अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्री ने उनको मवाली बोला। जब ये लोग देश के अन्नदाता को नहीं छोड़ रहे हैं, जिनका खा रहे हैं ये, जिसके कारण जिंदा है ये लोग, उस किसान को तो देशद्रोही बोल रहे हैं। और 9 महीने से वो किसान पड़ा हुआ है। उस कृषि कानून पर कांग्रेस बात कर रही थी, विपक्ष बात कर रही थी, और सत्ता ने हमें बात नहीं करने दी। तो ये सत्ता पक्ष की गलती है या हमारी गलती है? हमने थोड़ा सा हम अपनी बात को उठाते थे तो आप लोग कहते थे कांग्रेस हंगामा कर रही है। ये नहीं बोलते थे कि कांग्रेस किसानों की मांग को उठा रही है। मतलब हर बात को बीजेपी के फेवर में मोड़ देना, कुछ भी हो हर बात को बीजेपी के फेवर में बताना। मैं आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी की तो बात कर ही रहा हूं। आप बताइए, न तो उन्होंने पेगासस पर बात की, न किसान कानूनों पर बात की, न ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मरे उन पर बात की, न जो 4-4 लेकिन पांडे जी स्वदेश न्यूज ने रोज सवाल खड़े किए, स्वदेश न्यूज ने रोज आवाज उठाई, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, विषय कोई भी हो। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सभी एक जैसे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहा आता है
कांग्रेस हंगामा कर रही है, कांग्रेस गड्ढे में जा रही है, कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए आंदोलन कर रही है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है इसलिए आंदोलन कर रही है। आप कभी ये नहीं बोलते कि कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है, कांग्रेस महंगाई कम कराने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस पेट्रोल कम कराने की बात कर रही है, कांग्रेस रोजगार दिलाने की बात कर रही है। हमेशा कांग्रेस को निगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है 7 साल से, पहले ऐसा कभी नहीं था। अब वो कारण कोई भी, तो कांग्रेस का अगला प्रयास रहेगा कि हमारी जो चारों संवैधानिक संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हो। मैं तो अपने नेताओं से बोलता हूं कि सबसे ज्यादा काम मीडिया की स्वतंत्रता पर किया जाए, कि जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तब तक जनता के पास सही आवाज नहीं पहुंचेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं होगा सही न्याय नहीं होगा, जब तक प्रशासन स्वतंत्र नहीं होगा तब तक जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं बनेगी। तो जो हमारी देश की चारों संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र होना जरूरी है। आपने देखा होगा रात के 12 बजे सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया गया, रात के 12 बजे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात को 12 बजे हटा दिया? क्योंकि वो राफेल मुद्दे की जांच कर रहे थे, राफेल घोटाले की जांच कर रहे थे। सर ये चीजें आपने सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए ना, ये चीजें आपको सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए, वहां से तो आपको भगा दिया जाता है। यही तो कह रहा हूँ, अब मुझे नहीं भगा दिया जाता है। ये अभी बोला है पेगासस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 4 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। हर बार सुप्रीम कोर्ट देखिए मिश्रा जी, डिबेट आप खराब मत कीजिए, आप मुझे जानते नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, ये डिबेट पूरी खराब हो जाएगी। आपने जो बीएसपी व्यवस्था के तो बोल दिया, ठीक है, अपना मुंह बंद करके रखिए, मुंह बंद करके रखिए, मुंह में से गंदगी ना निकालिए। आप भारतीय जनता पार्टी के मुंह में बवासीर है, आपके मुंह में बवासीर है। आप सर थोड़ा सा सर किस तरह के आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आपकी गंदगी के कारण देश बर्बाद हो रहा है, आपके मुंह चलाने के कारण देश बर्बाद हो रहा है। आप थोड़ा भी काम करते तो जीडीपी बढ़ते, अब थोड़ा भी काम करते तो महंगाई कम होती, थोड़ा भी काम करते तो काला धन आता। आप इतनी धोनी जैसी शक्ल लेकर यहाँ पर जाहिर कीजिए, ये गंदगी मत टपकाओ अपने मुंह से। जब कोई दूसरा आपको बोलता है तो चुपचाप ना करो। आपने बीएसपी प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको नहीं बोलने दिया। बीएसपी प्रवक्ता अपनी बात बोल रहे थे, आपने उनकी बात को पूरे समय काटा, उनको पूरे समय नहीं बोलने दिया। आपने बीएसपी प्रवक्ता को पूरे समय नहीं बोलने दिया। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात काट रहे, क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। आपके पास कैसे किसान कृषि कानून काले वापस किए जाए इसका जवाब नहीं है आपके पास। 30 रुपए पेट्रोल कैसे किया जाए इसका जवाब नहीं है आपके पास। महंगाई कम कैसे किया जाए इसका जवाब नहीं है आपके पास। बेरोजगारी कैसे कम किया जाए इसका जवाब नहीं दिया जाए। आप पीडीपी जैसी पार्टी, देशद्रोही पीडीपी पार्टी पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, सवाल तो नहीं आती। आपने स्वतंत्रता क्या कहते मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, जो पाकिस्तान बनाने जिसने सहयोग किया, मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार बनाई, मुस्लिम लीग देशद्रोही पार्टी के साथ आपने बंगाल में सरकार बनाई। अकाली दल पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है, टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, बीएसपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी भी आवाज सुनी जानी चाहिए। इसलिए ये बीजेपी के प्रवक्ता का मुंह बन किया जाए, इनके मुंह पर टेप लगाया जाए, इनके मुंह को कस के बांध दिया जाए। यहाँ 2 और बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, सबकी आवाज सुनी जाए, सबको करने दिया जाए। यही तानाशाही होती है, यही गुंडागर्दी होती है कि हमारे 2 मित्र प्रवक्ता बैठे हुए, न उनको बोलने दिया जा रहा है न मुझे बोलने दिया जा रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को गुंडागर्दी कहते हैं, इसी को तालिबानीकरण कहते हैं। इसलिए अभी अपना मुंह बंद रखो, अभी तालिबानी शासन हुआ नहीं है। जब तक नहीं हुआ है हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और आपकी ठोकाई करते रहेंगे, आपकी ठोकाई करते रहेंगे, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। महंगाई कम करना पड़ेगी आपको, महंगाई कम करना पड़ेगी, रोजगार देना पड़ेगा, काला धन लाना पड़ेगा, लोकपाल लागू करना पड़ेगा, लोकपाल लागू करना पड़ेगा। बलात्कार जो सैकड़ों बलात्कार पर डे हो रहे हैं वो कम करना पड़ेंगे। लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो कम करना पड़ेगी आपको। अपनी तानाशाही कम करना पड़ेगी आपको, अपना मुंह चलाना बंद करना पड़ेगा।
आपका अपना मुंह चलाने बंद करके आपको काम करना चलिए। पड़ेगा। थोड़ा बहुत काम कीजिए, चलिए। थोड़ा बहुत काम कीजिए मिश्रा जी। चलिए, और भी मेहमान हैं। बंगाल के प्रवक्ता आप है, सभी को- फर्जी प्रवक्ता, कभी बंगाल के बन जाते हो, कभी मध्य प्रदेश के फर्जी प्रवक्ता हो। जब बंगाल चुनाव थे तब आप बंगाल के प्रवक्ता बन के आते थे इस चैनल पर, आप फर्जी प्रवक्ता हो, फर्जी प्रवक्ता हो आप बंगाल के प्रवक्ता बन के आते थे, इसी चैनल पर आते थे और कहते थे मैं बंगाल का प्रवक्ता हो। आप जैसी फर्जी पार्टी का फर्जी प्रवक्ता फर्जी मुंह चला रहा है यार। आज भी तो शंकर जी का निवेदन है कि तो एसपी और एसटी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी भी आवाज सुनी जाए और बीजेपी के प्रवक्ता का मुंह बंद किया जाए। चलिए उसको बंद करिए। चलिए राम पांडे की बदतमीजी बंद करिए और पैसा लेकर के जो बोलना शुरू करते हैं वो बंद करिए। पैसा में बिकने वाले लोगों से क्या चर्चा करें हम? चलिए। पैसा में बिकने वाले लोग हैं। चलिए, सोफिया जी कुछ कहना चाह रही थी। सोफिया जी। जी आप इतने हम विपक्ष जो भी यहाँ पर बैठे हैं, इतने सारे आप लोग, आपके हिसाब से हम लोगों ने कई ऐसे आपसे सवाल किया है, आपकी सरकार से सवाल किया है, उसके बारे में कोई एक जवाब दे दीजिए ना कि महंगाई कहाँ कम हुई, विकास कहाँ सुनी गई, छात्रों की कहाँ सुनी गई, रेप केसेस कहाँ कम हुए। बंगाल को छोड़ दीजिए ना, बंगाल हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जो रेप केसेस भाजपा के राज्य में, हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, पहले उसका जवाब जनता को दे दीजिए। वेस्ट बंगाल में क्या है उसको छोड़ दीजिए, पहले आप हाथरस और यूपी में जितनी भी घटनाएं घटी हैं औरतों महिलाओं के ऊपर जो होता है उसको लेकर आप सबसे पहले चर्चा कीजिए और जनता का जवाब दीजिए। आप विपक्ष को दोष देने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष के पैर हाथ को टांगने से कुछ नहीं होगा। आप पहले जनता का जवाब दीजिए। हम लोगों ने जो भी यहाँ पर सवाल किया है वो हमारा खुद का सवाल नहीं था, ये जनता का सवाल था। जनता आपसे पूछ रही है कि आप लोगों ने महंगाई क्यों नहीं कम की। कम तो छोड़ दीजिए, दिन ब दिन आप महंगाई जो है बिल्कुल 365 की स्पीड से बढ़ाए जा रहे हैं। पहले ये बताइए कि जनता की हित के लिए आप लोगों ने क्या किया है देश में, वही बता दीजिए स्वदेश टीवी के माध्यम से। नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं? बाथरूम देने का काम किया है और आपके लोगों ने कमीशन लेने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में उन बहनों के घर घर में हम लोगों ने सिलेंडर चूल्हा रेगुलेटर पहुंचाने का काम किया है, जिसका हम लोगों ने छीनने का काम किया है। हमने उन तमाम जगह में अल्फान का पैसा भेजने का काम किया है। मुनाफा कमा रहे हमने पूरे पश्चिम बंगाल में काम किया है। और मुनाफेखोरी में चल रही है। एक सिलेंडर 1000 रुपया कर दिया और आपको शर्म नहीं आ रही। आप कह रहे हो कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रहे हैं, वो सिलेंडर किसान का जो 1000 में दिया जा रहा हो गरीब का, कुछ नहीं है। ममता बनर्जी को जनता, अरे आप फ्री में देते थे, कहते कि दे रहे हैं। आप तो 1000 रुपये में सिलेंडर दे रहे हो। पश्चिम बंगाल में तृणमूल के बलात्कारियों पर चर्चा करिए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के बलात्कारियों ने किस ढंग से बलात्कार करके हत्या किए हैं लोगों को। हमले करवाए। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग औरतों की बातों को क्या कहेंगे? आप औरतों की जीन्स देखते हैं, साड़ी देखते हैं। आपके यहाँ पर दिलीप घोष ने दीदी को कहा कि साड़ी छोड़कर बरमूडा पहनना चाहिए। आप लोग औरतों के बारे में क्या बात करेंगे? इसका जवाब आपको जनता, बंगाल की जनता ने दिया है। आप लोग लांछन लगाते हैं, आप लोग झूठी आरोप लगाते हैं। बंगाल में कोई भी रेप नहीं हो रहा है, बंगाल में कोई भी समस्याएं नहीं है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में हादसा वो तो टीवी में देखा गया है। आप दिखाइए ना, हम लोगों ने आंखों से देखा है, जनता ने आंखों से देखा है टीवी में कि किस तरह से हाथरस में रातों रात चला दिया गया था। लेकिन आप सरकार की छवि को टीवी में दिखाइए। आपके IT सेल, आपके IT सेल जनता वही मानती है। अगर बंगाल में कोई भी समस्या होती तो तीसरी बार ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं आती। क्यों कोर्ट में क्या हुआ? ये प्रमाण है कि बंगाल की जनता आज बहुत ज्यादा प्रेम करती है ममता बनर्जी से, क्योंकि ममता बनर्जी आज आपके चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी की आवाज नहीं निकल रही है। ममता बनर्जी आज बिल्कुल साधारण जिंदगी जीती है। आप बंगाल में आकर देख लीजिए, ममता कॉन्फ्रेंस से ताली और घंटी नहीं बजवा रही थी। कोरोना के समय में जिस समय घंटी और ताली आपकी सरकार बजा रही थी, हमारे मुख्यमंत्री रखों पर थी, हमारे मुख्यमंत्री लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही थी। इस कारण ममता बनर्जी पता है आपको मालूम है कि अभी आम जनता की नेत्री है, आम जनता की। और आपके प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी आज जनता के नहीं है, उन्होंने जनता को छला है, उन्होंने जनता को छला है। जनता ने दो बार उनको मौका दिया है, लेकिन जनता जान चुकी है, जनता तीसरी बार उनको जवाब देगी। और कहीं न कहीं विपक्ष से एकजुट होने से आप लोग जो डर है वो बता रही है कि आप लोग महाशक्ति है। चलिए कम से कम मिलेगा। अभी आप देखेंगे 2-4 दिन के टीवी चैनल पर रहिए, भारत का इन तालिबानियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ क्या रोल है। हम ममता बनर्जी नहीं है, हम कांग्रेस के लीडर, सपा के लीडर नहीं है कि हम तालिबानियों का समर्थन करेंगे, मुंह में लड्डू फोड़ेंगे। हिंदुस्तान के मुद्दे कम, हिंदुस्तान में बैठे हो, तालिबानी पाकिस्तानी की कहाँ बात करते हो? हमारे नागरिक हिंदुस्तान में बैठे हो, हिंदुस्तानियों की बात करो। तालिबानियों की बात आप लोग करते हो भाई, हर की बात करने में आप लोग सही हो। नवीन जी ये तालिबानी बांग्लादेशी, ये आपका तालिबानी बांग्लादेशी फार्मूला बंगाल में फेल हो गया है। अब कोई दूसरा प्लान लाइए, कोई दूसरी रणनीति तैयार कीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तालिबानियों के समर्थक है, तालिबानी शासन को बिल्कुल आपका ये फॉर्मूला फेल हो गया है, बांग्लादेशी वाला भी आपका फॉर्मूला फेल हो गया है। आप लोगों ने बहुत सारे आंसर लगाए ममता बनर्जी के ऊपर, लेकिन जनता ने क्या किया? जनता ने जो है उल्टा तमाशा दिया है आप लोगों के मुंह पर। और जनता इस बार 2024 में फिर से तमाशा लगाएगी आपके ऊपर, क्योंकि जनता देख चुकी है कि आप लोग झूठे हैं, आपकी सरकार झूठी है, आपके प्रवक्ता झूठे हैं, आपके कार्यकर्ता झूठे हैं। कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर है यहाँ अधीर चौधरी जी बरहमपुर से, 92% भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जमानत बच्चा, 92% लोगों का कांग्रेस और नेशनल के लोगों की जमानत हो गई पश्चिम बंगाल में। और आज वही सोनिया गांधी के सामने चलिए राजीव जी ममता बनर्जी दिखा रहे हैं ताकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद हो। आप हिंदू मुसलमान को छोड़कर कोई मुद्दा नहीं है, किया जा रहा है हिंदुस्तान में, ताकि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में। चलिए सोफिया जी नवीन जी, सोफिया जी नवीन जी, तालिबानी शासन के लिए जगह नहीं है। हम सांप्रदायिकता पश्चिम बंगाल में चलने नहीं देंगे। हम पश्चिम बंगाल के अंदर में विधानसभा भी चलने देंगे, राष्ट्रवाद के नाम पे, संवैधानिक अधिकार के नाम पे। 5 साल के बाद चुनाव होगा, उससे पहले अब 2024 में सोचिए कैसे अपना उत्तर प्रदेश में 5 सीट मांगे कांग्रेस के मित्रों से, भाजपा के मित्रों से। उत्तर प्रदेश में 5 सीट पर लड़िए। बंगाल के बाहर एक जिला नहीं है, एक प्रदेश नहीं है आपके पास में। 5 सीट कांग्रेस को बोलिए देने के लिए उत्तर प्रदेश में, और 5 में आपकी जमानत जब्त होगी उत्तर प्रदेश में। चलिए राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी एक बड़ी विकराल स्थिति है जो जिसकी मैंने चर्चा करी अभी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी अगर नहीं है तो केवल एक हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, इतनी कूट के इस पार्टी के अंदर भरी हुई है कि इस पार्टी को जब लगता है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमसे अपने कर्मों का फल परिणाम मांगेगी, कि आप 5 साल पहले जब हमारे पास आए थे तो रोजगार का वादा किए थे, महंगाई का वादा किए थे, किसानों के लिए डाई, खाद, यूरिया, बिजली का वादा किए थे, गांव अच्छे बनाएंगे सर। ये सारी चीजें जब मुद्दा जनता चाहती है, उस समय भारतीय जनता पार्टी माचिस लिए, धर्म की माचिस, जाति की माचिस लेकर के और आग लगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष के हर राज्यों में करती है। महासम्मेलन तो अभी कर रहे हैं राजीव उपाध्याय जी। अरे सुनिए ब्राह्मणों के साथ जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों पर जितनी हत्याएं करी है, सारी ब्राह्मणों की हत्याओं की हम भारतीय पार्टी की सरकार नहीं आई। वैसे हम इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके अगर उसमें कोई भी होगा उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे, उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। कोई भी आदमी होगा, चाहे वो जितना बड़ा रसूख वाला हो, अगर ब्राह्मणों की हत्या में शामिल होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। हम स्पेशल काउंटर दलितों के लिए भी बनाएंगे, बैकवर्ड के लिए भी बनाएंगे और ब्राह्मण समाज के लिए भी बना करके और स्पेशल जांच पिछले 5 साल के आपके कर्मों का करेंगे। जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज चला रहे हैं, जिस तरह से आप केंद्र में एक्सरसाइज चला रहे हैं, आपसे कोई सवाल न करे, हमारी बहन आपसे कोई सवाल न करे
भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो बन गई है कि आप पूछिए कि महंगाई कब करोगे तो बोलेंगे जाति पे, आप पूछिए कि ये काम कब करोगे, रोजगार कब तक करोगे तो ये धर्म तालिबान और पाकिस्तान की बात करेंगे। आप लोगों के पास पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तालिबान इसके अलावा भी धर्म के बाद क्या और हिंदू समाज को हिंदू समाज को बेवकूफ बनाते ये हिंदू समाज धरातल पर चला गया है और हिंदू समाज अब जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं काम करेगी, हमको बर्बाद के रास्ते चलाएंगे, हमको रोजगार देंगे नहीं, हमको महंगाई में झोंकेगी, हमारे गांव को विकास करेगी नहीं, हमारे शहर को विकास करेगी नहीं। ये जनता के जहन में भर गया है और खासतौर पर हिंदू समाज जो आपको सबसे बहुतायत मात्रा में वोट देता है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ये भर गया है। इसलिए आप सुनो और सुनने के बाद आप लोग सही जवाब नहीं देते हो। हमसे पूछा जाता है कि आप बताते हो इमली, हमने पूछा कि आप रोजगार कब दोगे, आप नौकरी नौजवानों को कब दोगे, लाठियां देते हो, आप महंगाई कब करोगे, आप कहोगे कि नहीं इंटरनेशनल मार्केट है। अरे भाई 100 रुपए डीजल बेच रहे हो, 110 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 1000 में सिलेंडर गैस का दे रहे हो, इसको कम करोगे? आपकी पार्टी कम करने की सोचेगी, जनता को राहत देगी। कांग्रेस के मित्रों ने चाय नाश्ते के लायक भी आपको नहीं समझा है। और आप अपनी मिश्रा जी सुनिए, आप जिसपे अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हो, वो सिलेंडर 300 रुपए में जनता को दिया जाता था 400 रुपए में, आज आप 1000 में दे रहे हो। 1000 में भारतीय जनता पार्टी दे रही है सिलेंडर और एक बार के बाद दूसरी बार वो गरीब सिलेंडर भराने के काबिल नहीं बच रहा है। एक मित्र ने हम एक जगह बैठे थे मिश्रा जी, आपको एक छोटी सी बात बताते, एक महिला के पास एक एजेंसी होल्डर फोन करता है कि आप अपने उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर भरवा लीजिए, तो बोली वो महिला गुस्से में क्या बोलती है, आपके ऊपर वो तमाचा है कि जब 2000 का सिलेंडर होगा तब मैं आऊंगी एजेंसी पे भरवाने के लिए, 1000 का सिलेंडर तो बड़ा सस्ता सिलेंडर है। ये आपने स्थिति जो है कर दिया है कि इरिटेट होकर के लोग जो है आपके बारे में इस तरह भला बुला कहना शुरू कर दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक चीज पे स्ट्राइक कर रही है। चलिए एक और कमेंट राम पांडे जी, आपसे एक कमेंट। देखिए उत्तर प्रदेश में आपने जिस तरह के काम किए हैं, चलिए भैया, सब एक दूसरे को सुन लीजिए कम से कम। आज 54 राजीव जी से जो है बच्चियां बैठी हुई हैं आपके लखनऊ में धरने पे, कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह से क्या लोकतंत्र चलता है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसान 9-9 महीने से बैठे हुए हैं रोड पे, क्या आप वार्ता नहीं कर सकते थे? आप कौन सी हिटलरशाही और कौन सी सत्ता के स्वरूप में वो हुए पड़े हैं? आपको वार्ता करना चाहिए किसानों को बुला करके। किसानों को तालिबानी और पाकिस्तानी की संज्ञा देते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर वो तालिबानी है तो उनको जेल में डाल दीजिए, पाकिस्तानी है तो जेल में डाल दीजिए। आप ये काम नहीं करते, केवल आप जुबानी जेल करते हैं। आप जुबान से चलिए पाकिस्तानी है वो तालिबानी है। राजीव जी एक कमेंट राम पांडे जी। देखिए बीजेपी बार बार चुनाव की बात करती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह चुके, मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली में लगातार 6 चुनाव हार चुके हैं ये, 3 बार कांग्रेस से और 3 बार आप पार्टी से। तो चुनाव जीतना हारना एक अलग बात होती है, इसलिए चुनाव के मामले पर इनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए और बात हमेशा मुद्दे की होनी चाहिए। भाई जनता के मुद्दे क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, सुख सुविधा, अर्थव्यवस्था, ठीक है, हमारे देश की सुरक्षा। लेकिन हर बात को ये कहाँ ले जाते हैं? राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, बात करते हैं पाखंडवाद की, झूठवाद की, ढोंगवाद की। तो जब भी इनसे कोई भी सवाल पूछा जाता है उसका कभी आंसर नहीं देते हैं। पेट्रोल डीजल कैसे कम होगा, महंगाई कम कैसे होगी, रोजगार कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी से लोग क्यों मर गए थे, कोरोना में दवाइयां क्यों नहीं उपलब्ध हुई थी, जहरीली शराब के कारण लोग इतने क्यों मर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था क्यों डूब रही है, तो इन पर ये कभी जवाब नहीं देते हैं। तो इनको कम से कम कुछ एक आध सवाल पे तो दे दें, बता दे भाई काला धन क्यों नहीं आया, कारण बता देना। जब 500 लाख करोड़ वहां जमा था, 15-15 लाख अकाउंट में आने थे, तो बता देना चाहिए क्यों नहीं आया। बुलेट ट्रेन का जब उद्घाटन किया जा चुका है जापान के प्रधानमंत्री को बुलाकर, तो वो बुलेट ट्रेन कहाँ गई बताना तो चाहिए ना। अब 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहा है तो बताना चाहिए।
नोटबंदी का क्या फायदा हुआ ये बताना चाहिए। कांग्रेस जीएसटी 18% ला रही थी मैक्सिमम, ये 28% लेकर आए हैं, तो 28% जीएसटी लगाने का क्या फायदा हुआ? इन्होंने कहा इनकम टैक्स हम खत्म कर देंगे। चलिए राम जी, और उसी हिसाब से राम जी समय लगभग पूरा हो गया है। समय के प्रवक्ता को मुद्दे पर बात करनी चाहिए। राम जी समय पूरा हो गया है और हालांकि ये चीज देखने को मिल गई कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा था स्वदेश पर, अभी आज विपक्ष एकजुट हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में मोदी वर्सेस ऑल की तैयारियां शुरू हो रही हैं। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी दिल्ली आई थी और उन्होंने साफ तौर पर खुले मंच से कहा था कि सभी विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, कांग्रेस को अगुवाई करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है और जगह जगह पर कांग्रेस फैली हुई है। और आज सोनिया गांधी ने सभी से वर्चुअली मीटिंग की और रणनीति तैयार की कि किस तरह से आगे हमें सदन के अंदर और सदन के बाहर एकजुट होकर रहना है और बीजेपी को मात देनी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।